प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन की ओर से ठंड के मद्देनजर तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। जरूरतमंदों को दिए जाएंगे कंबल। धड़ल्ले से खुल रहे हैं प्रशासन की ओर से सील हुए हॉस्पिटल। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा जल्द से जल्द जांच होकर होगी कार्यवाही। विकास कार्यों के लिए चिन्हित की जा रही हैं जमीनें, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। 2020 बैच के IAS अधिकारी नेहा बंधु ने संभाली SDM सदर की कमान। कैंट थाना अंतर्गत 4 अभियुक्तों पर लगा गैंगस्टर, SP सिटी ने दी जानकारी। अभी ठंड में पुरानी ही व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं रैन बस सिटी। नगर निगम की मेहरबानी का है इंतजार। रामगढ़ताल थाना अंतर्गत 2 वाहन चोरों पर लगा गैंगस्टर। 13वीं राज्य स्तरीय शिल्प प्रतियोगिता का राप्ती नदी के तट पर हुआ आयोजन। रेत की आकृतियों में दिखा शिल्पियों का हुनर। मतदाता सूची से नाम काटने का विरोध कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता, सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। गोरखपुर के होनहारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेश किया नायाब तोहफा। बनाया पुलिस और सैनिकों के लिए सुपर हाईटेक हेलमेट। आदिवासी विकास सेवा संस्थान के लोग कर रहे हैं गौर जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने की मांग। किया जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के तहत बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित हुई खेल की विभिन्न प्रतियोगिताएं। आगामी ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इससे निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जाएगा, गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क कंबल वितरण भी प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया। क्योंकि आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के और नगर पंचायत के जितने भी रैन बसेरा से उनको फंक्शनल किया जाएगा। मतलब अभी फंक्शनल हैं भी, बट मतलब और सही कंडीशन में हो ताकि मैक्सिमम लोग उसका लाभ ले सकें। इसके अतिरिक्त जो कम्बल वितरण का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये भी फाइनल किया जा चुका है टेंडर। इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट्स कम हो, रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जितने कट्स हैं, उसके बाद हाईवे पेट्रोलिंग ताकि कोई गाड़ी कोहरा में खड़ा ना रहे अननेसेसरीली, तो ये सब ध्यान रखा जाएगा। अलाव का भी पर्याप्त व्यवस्था किया जाएगा। इस संबंध में भी जितने डिमांड से मंगवा लिए गए, जितने पॉइंट से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जहां मैक्सिमम पब्लिक का आना जाना। गोरखपुर में हॉस्पिटल संचालकों की मनमानी को कौन नहीं जानता। कभी हम कभी आप इसके शिकार जरूर होते हैं। ऐसे में शिकायत करने पर प्रशासन की ओर से कुछ हॉस्पिटलों पर ताला भी मारा गया। बाकायदा मंडलायुक्त के निर्देश पर उन हॉस्पिटलों को सील भी किया गया, लेकिन सरकारी हुक्मरानों के आदेश को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटल बाकायदा प्रशासन की ओर से सील किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासन को मिलती रही है। एक ऐसा ही शिकायतकर्ता पूरे कागजात के साथ सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचा, अपनी बातों को रखा और सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से आश्वासन मिला कि जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता जमशेद एवं सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने बताया। हॉस्पिटल तो कई हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटलों के पास हमारे पास पक्के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद हैं, जिसको हम लोगों ने लेके कमिश्नर साहब के वहाँ मिला भी है। उस पर एक जांच पुटअप हो गई है। इस वक्त हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ मौजूद हैं पूरे पेपर के साथ। उम्मीद है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब पूरा न्याय देंगे। जिन हॉस्पिटलों को DM साहब ने, SDM साहब ने और जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सील किए थे, उन हॉस्पिटलों को भी खोल दिया गया और नियम विरुद्ध तरीके से उनको आज भी संचालित किया जा रहा है। ये सब 3-4 महीने के अंदर का खेल है सब। अब मुख्यतः कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर है जो अभी संचालित हो रहे हैं? अरे वैष्णवी हॉस्पिटल है, उसके बाद PK डायग्नोसिस सेंटर है, और उसके बाद एक आध और है जी। तो अभी वो संचालित हो रहे हैं? हाँ, संचालित हो रहा है। ये बंद किए गए थे?
ये बंद किए थे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ, कुछ डीएम साहब के निर्देश पर बंद कराए गए थे, कुछ को एडीएम साहब ने बंद कराया था और कुछ को विभागीय टीम ने बंद कराया था। कमिश्नर महोदय के स्तर से एक जांच मुझे मिली हुई है जिसमें कि हॉस्पिटल जो अवैध रूप से सील किया गया था और उसको खुलवा दिया गया था उसके संबंध में, और 2 ऐसे पैथोलॉजी सेंटर जो सील किए गए थे उनमें से खोल के कुछ सामान निकालने के लिए शिकायत की गई है। और शिकायतकर्ता से कल मेरी वार्ता हुई है। शिकायतकर्ता को आज बुलाया गया था कि अपनी शिकायत के संबंध में साक्ष्य दे दें, जिसके परिप्रेक्ष्य में आगे मतलब संबंधित से बात करके मौका मुआयना करके जाँच को आगे बढ़ाया जा सके। गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से विकास कार्यों के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। इस बात की जानकारी उन्होंने मीडिया कर्मियों को दी। हमारे यहाँ जो औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए जैसे गीडा है, जीडीए है, इन्होंने सफिशिएंट प्रस्ताव भी बना रखे हैं और इनके पास लैंड बैंक्स भी अवेलेबल है। खासकर जैसे अगर आप गीडा का देखिएगा तो जो एक्सप्रेस वे लिंक रोड्स हैं और धुरिया पार है, ये सब जगह ये लैंड बैंक मोबिलाइज़ कर रहे हैं और कुछ ही समय में इनके पास काफ़ी लैंड बैंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी भी लैंड्स काफ़ी हैं, बस अब सिर्फ ये है कि बड़े बड़े पैचेस भी रहें ताकि बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ सकें, तो इसकी तैयारी भी की जा रही है। सेम वे जीडीए के पास भी काफ़ी लैंड बैंक्स हैं और आगे भी ये लोग प्रोसीड कर रहे हैं ताकि कोई इन्वेस्टर्स आए तो उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त रेगुलरली मीटिंग्स की जाती हैं उद्यमियों के साथ, व्यापारियों के साथ, जितने भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको डेफिनेटली रिजॉल्व किया जाता है ताकि हम लोग थोड़ा सा अच्छे एटमॉस्फेयर उनको दे सके काम कराने के लिए। सर, लगातार विकास परियोजनाएँ यहाँ मूर्त रूप ले रही हैं। लगभग क्या 10,000 करोड़ रुपये से वैभव की परियोजनाएं अब तक जिले में आ चुकी होंगी। अब तक क्या कुछ आकलन होगा? डेफिनेटली, मतलब एग्जैक्ट डेटा अभी हमारे पास है नहीं, बट काफ़ी परियोजना आ रही है। अभी इनफैक्ट लास्ट 1 से 2 महीना में ही हम लोगों ने लगभग अराउंड 3,500-4 हज़ार करोड़ का लोकार्पण शिलान्यास भी कराया है। तो काफ़ी परियोजना आ भी गई हैं और काफ़ी परियोजना अंडर प्रोसेस है, वो भी आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। 2020 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा बंधु एसडीएम सदर का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ मिलकर महत्वाकांक्षी योजनाओं को गुणवत्ता युक्त, निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगी। मेरी प्राथमिकता रहेगी जो भी सरकार की प्राथमिक योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन समयानुसार और समयबद्ध तरीके से उसका क्रियान्वयन हो, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो यहाँ पे जन सुनवाई है वो काफ़ी अच्छी तरह रहे, लोगों को किसी भी परेशानी का सामना अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर ना करना पड़े। जमीनी विवाद यहाँ जाते हैं, जमीनी के निशान की क्या है? जो भी ज़मीनी विवाद हैं या उसमें पूरा समयबद्ध तरीके से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अभी जो भी मेरे सामने प्रकरण आएंगे उस संबंध में एक बार मेरे को जानकारी हो जाए, उसी बाद मैं उसके निर्णय ले पाऊँगी। लगातार अपराधियों में खौफ बरकरार रखने के मकसद से कैंट थाना अंतर्गत 4 अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, जिन्होंने एक चाकू से गोदकर सुनियोजित तरीके से हत्या की थी। इस बात की जानकारी एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मीडिया कर्मियों को दी। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट द्वारा एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 597/22 एक क्राइम जिसमें चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई थी। इससे जनमानस में भय व्याप्त हो गया था। तो इस तरीके से एक दीपक चौहान, सूरज प्रदीप साहनी और रामानंद, इन 4 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं इनकी जल्द ही प्रॉपर्टी सीज करके आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहां एक और लगातार प्रशासन की ओर से ठंड के मद्देनजर लोगों को राहत देने के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं पर नगर निगम की ओर से गोरखपुर के रैन बसेरों में फिलहाल कोई नई व्यवस्था लागू नहीं हुई है। नई व्यवस्था का मतलब जो व्यवस्था पिछली ठंड में चल रही थी वही अभी भी मौजूद है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी, इन रैन बसेरों में मुसाफिरों का आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में नगर निगम इन रैन बसेरों के लिए कोई नई व्यवस्था करता है या नहीं, या तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब इस समय रैन बसेरों की हालत देखी गई
तो मामला वही पुराना और बुरा हुआ लग रहा है। कुछ भी नगर निगम की ओर से नया नहीं किया गया है। नगर निगम की उदासीनता के बारे में रैन बसेरे में कार्यरत एक कर्मचारी अशोक कुमार सिंह का कहना है। पहले वाली व्यवस्था जो है वही है, जो पुराने रजाई चाहे कंबल जो भी है, अभी इधर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। नहीं, कोई अधिकारी नगर निगम का आया यहाँ पे? अभी तक नहीं आया। क्या लगता है लापरवाही है उनकी? लापरवाही तो है। नवंबर में सारा रेंट पेंट सब हो जाता था, और नवंबर बीत गया, और दिसंबर में आज आपका 7 तारीख हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं कि परसों एक आदमी आए थे कि रंगाई पुताई करवाना है, हम लोग 2-4 दिन में अब आएंगे। अलाव की व्यवस्था कुछ की? अभी कुछ नहीं है। अलाव 10 तारीख तक है, दिसंबर में शुरू हो जाता है। यात्री आते हैं यहाँ रुकने? हाँ, रुकने के लिए लोग आते हैं यहाँ? हाँ, 2-4 लोग अभी आ ही रहे हैं। कुछ शिकायतें हैं उनकी कौन शिकायत, हम लोग उनकी शिकायतें खुद हम लोग दूर कर देते हैं। नगर आयुक्त से बात हुई तो क्या उन्होंने कुछ बोला? नगर आयुक्त साहब तो अभी तक नहीं किसी को भेजे। मतलब कमी है नगर निगम के द्वारा यहाँ कमी दिखती है? नगर निगम के द्वारा यहाँ कमी है? अभी कमी है, इस साल तो कमी है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रामगढ़ ताल थाना अंतर्गत 2 वाहन चोरों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जो स्कूटी और मोटरसाइकिल लूट करते थे। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना रामगढ़ ताल द्वारा 2 वाहन चोरों जो कि मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी कर उनको बेचते थे, उनके खिलाफ गैंगस्टर लगाकर उनकी शीघ्र ही संपत्ति जब्त की जाएगी एवं इस तरह के तमाम मोटरसाइकिल एवं वाहन चोर सबके खिलाफ जनपद गोरखपुर में एक अभियान के माध्यम से गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। 13वीं राज्य स्तरीय शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन राप्ती नदी के पावन तट पर स्थित श्री राम घाट पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल, आनंद कुमार, ऋषि मोहन वर्मा, भास्कर गुप्ता की मौजूदगी में किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। एक से बढ़ एक कलाकृतियां छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गईं। इन प्रतियोगिताओं में कानपुर विश्वविद्यालय के प्रतिभागियों को प्रथम स्थान दिया गया। तो हर साल एक उत्सव की तरह ऐसा समागम करा पाया। ए बेटा पीछे आओ, ए लड़के। किस क्लास के बच्चे जिन्होंने बनाया? ये 9th के 10th के लेवल मतलब हाई स्कूल से लेकर के और 12th तक के बच्चे हैं जिन्होंने इसको बनाया।
में डालने का कार्य किया। ये बैच मुझे बड़ा गौरव होता है कि ले लिए सर जी सामने से ए भाई पीछे हो जाओ, परछाई आ रही है, इस पे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, परछाई आ रही है। इस बारे में मीडिया कर्मी को और अधिक जानकारी देते हुए एक प्रतिभागी ने बताया। हम उस आकृति से ये दर्शाना चाहते हैं कि जो राम मंदिर के लिए भगवान श्री राम का जो हमारे ऊपर आशीर्वाद है और उसके ऊपर बाद में जो योगी जी ने उसके ऊपर कदम उठाया है और जो राम मंदिर बनेगा वो दर्शाना चाहते थे और सबको इस बारे में दिखाना चाहते थे कि श्री राम ने हमारे लिए ये किया और उनके पथ पर चलने के लिए सबको अग्रसर रखें। कितना समय लगा है बनाने में? हमने 8 बजे शुरू किया था और तकरीबन 1:30 बजे हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया था। इनमें श्री राम जी की मूर्ति है जो कि शिवलिंग में बनाई गई है, शिवलिंग में कार्व करके बनाई गई है। उसके सामने एक नंदी जी की प्रतिमा है जो शिव जी के सेवक हैं और उस शिवलिंग में थोड़ा बाहिने तरफ अगर जाएंगे तो उसमें योगी जी की प्रतिमा बनी है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद नाम कटवाने के संबंध में इस आशय का एक ज्ञापन बनाकर सपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा। इन लोगों का कहना है कि निकाय चुनाव के संदर्भ में कुछ लोगों के नाम लेटर पैड पर सामूहिक रूप से लिखकर काटे जा रहे हैं, जो कि अनुचित है। इस बारे में मीडिया कर्मी को और अधिक जानकारी देते हुए सपा के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया। देखिए, नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और नगर निगम में जो सभासदों के वार्डों के जो अंतिम सूची का प्रकाशन मतदाता सूची का हो चुका है, उसके बाद कुछ लोग षड्यंत्र के तहत अपने लेटर हेड पैड पर ये आपत्ति दे रहे हैं कि क्रमांक संख्या फला से फला तक, क्रमांक संख्या फला से फला तक, क्रमांक संख्या फला से फला तक, ये नाम गलत है, इनको काटा जाए। ये नियम में नहीं है। निर्वाचन आयोग के नियम में है कि अगर आपको नाम कटवाना है तो फार्म 18 भरना है, उसमें सारा डिटेल भरा जाता है, आप आपत्तिकर्ता का नाम आता है और आपत्ति की जाती है, उसके आधार पर जांच की जाती है। अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो नाम काटा जाता है। हम इसके लिए तैयार हैं, सिस्टम में आइए, हम तैयार हैं। लेकिन ऐसा ना करके किसी एक राजनीतिक दल के या एक ही सत्तासीन दल के दबाव में उनके लेटर पैड पर लेके एक वार्ड से 400-500 नाम का एक ही साथ जाँच कराई जा रही है, जिस पर हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया है। और दूसरा, हमारे जनपद में किसानों को न खाद मिल रहा, न बीज मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं, तमाम समाचार पत्रों में आप लोगों ने भी काफ़ी उठाया है। और इसके साथ साथ में जो हमारे धान क्रय केंद्र हैं, ये सरकार खुद कह रही है, यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि अभी हमारे जो लक्ष्य है उसके 10 से 15% ही हम खरीद कर पाएँ। गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर के छात्रों ने रक्षा और सुरक्षा कर्मियों के लिए एक विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फायरिंग हेलमेट का आविष्कार किया है। कॉलेज के निदेशक के मुताबिक AI आधारित फायरिंग हेलमेट में GPS ट्रैकर लगा है और यह आधार या नियंत्रण कक्ष को फोटो और वीडियो भेज सकता है। परियोजना से जुड़े छात्रों में से एक ने दावा किया है कि यदि कोई सैनिक संपर्क खो देता है तो हेलमेट ट्रैक करने में भी मदद करेगा। यह सैनिकों के लिए AI आधारित फायरिंग हेलमेट है जिसमें GPS ट्रैकर है। हेलमेट सीधा या कंट्रोल रूप को वीडियो और फोटो भेज सकता है। यह एक निर्धारित सीमा के भीतर सभी दिशाओं में भी काम कर सकता है। इस बारे में ITM गीडा के कुछ छात्र छात्राओं ने बताया। ये कैप बहुत ही खास है क्योंकि ये एक AI बेस्ड ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट है और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश में आए दिन सैनिक भूस्खलन और बर्फबारी में लापता हो जाते हैं, तो इसको मद्देनजर रख के हमने इसका इजाद किया ये सोचकर कि हम उन्हें समय रहते बचा सके। तो इसमें जो सबसे मेन फंक्शन है वो इसकी लोकेशन ट्रैकिंग की है, जिससे कि जब भी अगर हमारे सैनिक बेहोश हो जाए या फिर दब जाए तो वो अगर मदद ना मांगे तब भी हम उनकी मदद के लिए हमें सिग्नल मिलेगा तो हम उनकी मदद कर सके। तो ये इसकी सबसे मेन फंक्शनिंग है और उसके साथ ही ये फायरिंग भी करेगी और वो भी 360 डिग्री में रोटेट होके करेगी ताकि हमारे जो भी सैनिक है वो हमारे अपने चारों तरफ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। जी, ये हमारे सैनिक के लिए बहुत खास है
जी यहाँ पे हमारे इसमें इलेक्ट्रिक बैलेंस लगा हुआ है और ये हमारे 360 को रोटेट करेगा। इसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, इसमें ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, जिससे हम रिसीवर की हेल्प से हम लोग सैनिक का पता लगा सकते हैं कि हमारा किस जगह हमारे सैनिक धसे हुए हैं। और ये हमारा कैमरा लगा हुआ है, जिससे हमारे कंट्रोल रूम के द्वारा हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। इसमें हमने एक एक्टिव पोर्टेबल कैमरा यूज किया है, जो वहाँ के हमारे सैनिकों का लाइव लोकेशन हमारे सीनियर ऑफिस में बैठे हुए लोगों को देता रहेगा कि वहाँ क्या अपडेट है। और ये हमने यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक गन यूज किया है, जिसमें हम एक बार में 2 से 4 बुलेट लोड करके हम फायर कर सकते हैं। और जब इसमें हमने एक ट्रांसमीटर यूज किया, जब हमारे सैनिक जो होते हैं भूस्खलन होता है, बर्फबारी होता है, तो वो उसमें फंस जाते हैं, तो उसमें उन लोगों को हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं, मिलते भी हैं बहुत ज़्यादा दिन बाद मिलते हैं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि जो खोए थे वही है या कोई और है। तो उसके लिए हमने इसमें ट्रांसमीटर यूज किया। ट्रांसमीटर के जब हम उसमें हमारा रिसीवर जो है वो हमारा हेड ऑफिस में जमा रहेगा। हमको जब ये कैमरा हमारा लाइव लोकेशन नहीं दिखाएगा तो हमको पता चलेगा कि वो वहाँ पे हमको लोकेशन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम अपना रिसीवर लेके उनके पास जाएंगे। जैसे हम अपना रिसीवर लेके पास जाएंगे तो वो जैसे जितना दूर रहेगा वो हमारा रेड कलर का जलेगा उसमें, और जैसे जैसे वो पास जाएगा वो ग्रीन कलर का इंडिकेट करेगा। जब हमारा ग्रीन इंडिकेटर करेगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो इसी एरिया में, तो हम उसी एरिया में उस लोगों की खोजाई करेंगे और वहाँ से हम अपने सैनिक को समय रहते उन लोगों को बचा सकेंगे, उन लोगों को मेडिसिन वगैरह सारा हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आदिवासी विकास सेवा संस्थान के तत्वाधान में गौड़ जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देने के संबंध में इस जाति के लोगों ने विकास सेवा संस्थान के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांग का एक ज्ञापन बनाकर सौंपा। इन लोगों का कहना है कि 1 माह में गौड़ जनजाति का प्रमाण पत्र न मिलने पर गौड़ समुदाय के लोग जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद को चिन्हित करो, चिन्हित करो, चिन्हित करो। आदिवासियों ने नकारा है, भारत देश हमारा है, भारत ने नकारा है, भारत देश हमारा है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आदिवासी विकास सेवा संस्थान के प्रदेश संयोजक सतीश सिंह ध्रुव ने बताया। 176 मंत्री 23 अक्टूबर 2020 का शासनादेश का अनुपालन करने की बात करते हैं और ये लोग उसको नकार देते हैं, कहते हैं इसके बाद कई शासनादेश आ गए। हमारी जो हित में बातें हैं, हम जनजातियों की जो हित वाली बातें हैं उसको न दे करके ये नायक ब्राह्मण को, ओझा को लाभ देने के चक्कर में प्रशासन कहीं कहीं दिख रही है हमको। जो गौड़ हम लोग की मांग ये है सर, हम लोग के अभिलेखों में पेशेगत नाम, हम लोग मूलतः धुरिया वंश के हैं और जो गौड़ की उपजाति प्रजाति है, लेकिन हम लोग का पेशेगत काम करने की वजह से हम लोग गरीबी कारण डोली ढोया, बर्तन माजा, हरवाई किया, भार पहुंचाया, इसके कारण हमारे लोगों के अभिलेखों में कहाँ दर्ज हो गया। लेकिन हमारे रोटी बेटी का संबंध हमेशा धुरिया में रहा है, गौड़ में रहा है। हमारा 1891 शासनादेश 23 अक्टूबर 2020 शासनादेश है, उसमें कहता है कि 23 अक्टूबर को कहार में 17 मूल जातियाँ हैं। जैसे इसमें सर कह रहा है कि कहार में 17 मूल जातियाँ हैं, इसमें से एक धुरिया प्रमुख रूप से है और जो धुरिया एसटी में सम्मिलित 2002 में कर दिया गया है। तो जब धुरिया को एसटी में सम्मिलित 2002 में कर दिया गया है तो आज तक ये लाभ क्यों नहीं दिए गौड़ जनजाति को, धुरिया जनजाति को। महाराणा प्रताप को शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आयोजित थी। इस दौरान इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बड़े ही उत्साह के साथ इन खेलों में अपनी सहभागिता दिखाई और अपने हुनर का प्रदर्शन किया।
इस बारे में मीडिया कर्मी को और अधिक जानकारी देते हुए इंटर कॉलेज की प्राचार्य कृष्णा चतुर्वेदी ने बताया। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में महाराणा प्रताप संस्थापक समारोह 2022 के अंतर्गत खेल कूद के लिए यहाँ पे कबड्डी कल परसों हुआ था और आज हो रहा है बास्केटबॉल। यहाँ पे 5 पार्टिसिपेंट्स 5 स्कूल कॉलेज से आए हैं पार्टिसिपेंट्स। एक है महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज, 2 आपके है DVN PG दिग्विजय PG कॉलेज, रामलोकपुर महिला इंटर कॉलेज, रामलोकपुर महिला PG कॉलेज और उसके साथ है गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज। आगे क्या कार्यक्रम है? आगे है कल है संगीत गायन प्रतियोगिता इसी स्कूल में और साथ में है वॉलीबॉल प्रतियोगिता और 9 तारीख को है इंग्लिश भाषण बड़े वर्ग के लिए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन की ओर से ठंड के मद्देनजर तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, जरूरतमंदों को दिए जाएंगे कंबल। धड़ल्ले से खुल रहे हैं प्रशासन की ओर से सील हुए हॉस्पिटल, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा जल्द से जल्द जांच होकर होगी कार्यवाही। विकास कार्यों के लिए चिन्हित की जा रही हैं जमीनें, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। 2020 बैच के IAS अधिकारी नेहा बंधु ने संभाली STM सदर की कमान। कैंट थाना अंतर्गत 4 अभियुक्तों पर लगा गैंगस्टर, SP सिटी ने दी जानकारी। अभी ठंड में पुरानी ही व्यवस्था के तहत संचालित हो रहे हैं रैन बसेरे, नगर निगम की मेहरबानी का है इंतजार। रामगढ़ताल थाना अंतर्गत 2 वाहन चोरों पर लगा गैंगस्टर। 13वीं राज्य स्तरीय शिल्प प्रतियोगिता का राप्ती नदी के तट पर हुआ आयोजन, रेत की आकृतियों में दिखा शिल्पियों का हुनर। मतदाता सूची से नाम काटने का विरोध कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता, सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन। गोरखपुर के होनहारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेश किया नायाब तोहफा, बनाया पुलिस और सैनिकों के लिए सुपर हाईटेक हेलमेट। आदिवासी विकास सेवा संस्थान के लोग कर रहे हैं गौर जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने की मांग, किया जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के तहत बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित हुई खेल की विभिन्न प्रतियोगिताएं। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।